मुंबई शहर आहूजा बिला में रात का वक्त है। जोरों की बारिश हो रही है। एक 45-50 साल की औरत एक 20 साल की लड़की को खींचकर अपने घर से निकाल देती है। उस औरत के पीछे एक और 20 साल की लड़की खड़ी थी, जो अपनी सामने का नजारा देखकर मुस्कुरा रही थी। उस औरत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जा कल मुही, निकल जा मेरे घर से। न जाने कहां से अपना मुंह काला करके आई है। चली जा यहाँ से, फिर कभी अपना मनहूस शक्ल हमें मत दिखाना। उस लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मामी जी, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं खुद नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ। मैं सच बोल रही हूँ। तभी उसकी मामी ने कहा, अरे करमजली, अगर तूने पाप नहीं किया तो ये बच्चा तेरे पेट में कैसे आया। न जाने कहाँ कहाँ अपना मुंह मारे फिरती है। तुझे अपने घर में रखकर अपनी बेटी को जिंदगी भर कुंवारी नहीं रख सकती। उस लड़की ने अपने मामी के पैर पकड़ लिए। मामी, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी, मुझ पर रहम कीजिए। मैं अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। तभी सामने दरवाजे पर खड़ी लड़की तनु बोलती है, क्या लगा था तुझे, तू ऐसे कांड करेगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मम्मा, आप इसकी बातें मत सुनिए। दरवाजा बंद कीजिए। इसे जहां जाना हो वहां जाए, मरे जिए हमेशा क्या। आज इस मनहूस की वजह से मेरा इतने बड़े घर में रिश्ता होते होते रह गया। मैं तो इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तभी उसकी माँ कहती है, तुम सही बोल रही हो बेटा। ये जिए या मरे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ये कहकर वो अपनी बेटी को लेकर अंदर जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। दरवाजे पर खड़ी लड़की रो रो कर दरवाजा खटखटा रही थी, पर उसकी कोई नहीं सुनता। काफी देर तक खटखटाने के बाद वो समझ चुकी थी कि अब उसकी कोई नहीं सुनने वाला। वो लड़की वहां से रोती हुई चली जाती है। तेज बारिश की वजह से सड़कें भी लगभग सुनसान हो चुकी थी। वो लड़की भीगती हुई सुनसान सड़क पर किसी जिंदा लाश की तरह चल रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। तभी सामने से एक कार तेज रफ्तार से आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो कार उस लड़की के करीब आती है तो वो कार रुक जाती है और उसमें से एक और लड़की निकलती है। वो लड़की देखने में किसी अच्छे घराने की लग रही थी। उस लड़की ने हैरानी से इस लड़की को देखते हुए कहा, टिया, तुम इतनी तेज बारिश में भीगते हुए कहाँ जा रही हो, सब ठीक तो है ना। पर टिया इस वक्त कुछ भी बोलने के हालत में नहीं थी। कुछ देर पहले उसके साथ जो भी हुआ, उससे उसे काफी बड़ा सदमा लगा था। सामने खड़ी लड़की नेहा ने टिया के दोनों बाजू को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, टिया, क्या तुम ठीक हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। इतनी रात को बारिश में भीगती हुई कहाँ जा रही हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। टिया ने एक नजर उस पर किया और कहा, घर? कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं रहा। कहाँ जाऊंगी मैं और कहाँ छोड़ोगी तुम मुझे। मुझे जाने दो। नेहा ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, टिया, क्या बात है, कैसी बातें कर रही हो तुम, कुछ हुआ है क्या, कहाँ जा रही थी अभी। टिया ने उसके हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, मुझे छोड़ो नेहा, सिवाय मौत के अब मुझे कोई रास्ता अपने सामने दिखाई नहीं देता, कोई नहीं है मेरा। नेहा उसकी बातें सुनकर उसकी हालत देखकर समझ चुकी थी कि जरूर कोई ना कोई बड़ी बात है। उसने उस वक्त ज्यादा सवाल जवाब करना सही नहीं समझा। उसने टिया को समझाते हुए कहा, टिया, तुम तुम मेरे साथ चलो। उसने टिया के हाथ पकड़कर उसे कार में बिठाया और अपने बंगले में ले गई। कुछ देर के बाद नेहा के कमरे में दोनों एक साथ बेड पर बैठे हुए हैं। टिया ने इस वक्त नेहा के कपड़े पहने हुए थे। वो अभी भी बारिश में भीगे होने की वजह से थर थर कांप रही थी। नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, या अब बताओ, क्या बात है, तुम इतनी रात को सुनसान सड़क पर कहाँ जा रही थी, सच सच बोलो, कोई तो बड़ी बात है। या जिसका रोना अभी थोड़ा सा कम हुआ ही था कि नेहा की बात सुनकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, नेहा, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ।
तुम पिछले 3 साल से मेरे साथ हो। हमने कॉलेज के 3 साल साथ में बिताए हैं। क्या तुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? नेहा ने नासमझी में उसे देखते हुए पूछा। टिया, तू कहना क्या चाहती है? टिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और कहा, नेहा, आई एम प्रेग्नेंट। कहकर वो बेड से खड़ी हो गई। खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसका रोना अभी भी चालू था। नेहा भी हैरान थी। वो टिया को अच्छे से जानती थी। टिया कॉलेज की सबसे सिंपल रहने वाली, सबसे सादगी में रहने वाली लड़की थी। उसका दूर दूर तक लड़कों से कोई वास्ता नहीं था। एक नेहा थी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। नेहा भी अपनी जगह से खड़ी होती है जाकर टिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, टिया, जहां तक मैं जानती हूँ तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। कौन ऐसा कर सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुझे भी नहीं पता कि वो कौन हो सकता है। या तू सोच, ठीक से सोच, कौन हो सकता है वो? क्या किसी से तेरा कोई पंगा हुआ था और दुश्मनी उतारने के लिए ये सब कर दिया हो, या फिर किसी की नजर तुझ पर हो? क्या ऐसा कोई था? टिया मुड़कर नेहा की आंखों में देखती है और अपनी अतीत में खो जाती है। टिया अपने कॉलेज के फर्स्ट डे का सीन याद करने लगती है, जब उसकी पहली मुलाकात कॉलेज के मोस्ट पॉपुलर लड़के विवान खुराना के साथ हुई थी। टिया कॉलेज के कैंपस में पहुंची तो उसने देखा कि सारे न्यू कमर स्टूडेंट्स को एक तरफ किया जा रहा है। एक लड़के ने टिया को भी अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, हे, तुम चलो लाइन में खड़े हो जाओ, यहाँ सबका इंट्रोडक्शन चल रहा है। टिया ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, लेकिन रैगिंग करना तो गलत बात है। मैं तुम सबकी शिकायत प्रिंसिपल ऑफिस में कर दूंगी और तुम सबको पनिशमेंट मिलेगी। जो तुम कर रहे हो वो गलत है। उस लड़के ने अपना सिर टेढ़ा करते हुए कहा, तुमसे कहा ना कि यहाँ इंट्रोडक्शन चल रहा है। किसने कहा रैगिंग हो रहा है? चलो खड़ी हो जाओ लाइन में। यह उसकी तेज आवाज से थोड़ा घबरा जाती है। आज कॉलेज में उसका पहला दिन था। उसने सलवार सूट पहन रखा था और आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगा रखे थे। हालांकि वो काफी गोरी थी, लेकिन उसने अपनी आंख को बहुत ही बहनजी टाइप की बना रखी थी, जिस वजह से उसकी खूबसूरती निखर कर सामने नहीं आती थी। या फिर यूं कहे कि उसे खुद को अपनी खूबसूरती का अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसे बचपन से ही ऐसे बहनजी टाइप से बनाकर रखा गया था और उसी को उसने अपनी पर्सनालिटी समझने लगी थी। उसके लुक का मजाक बनाते हुए गैंग की एक लड़की ने कहा, वैसे बहन जी, सॉरी सॉरी, आंटी जी, आपको इस कॉलेज में एडमिशन दिया किसने? उसकी बातें सुनकर वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगे। या को बहुत बुरा लगा। उसने आसपास अपनी नजर घुमाई तो उस गैंग के साथ उसे तनु भी नजर आई। उसने तनु को देखते हुए कहा, तनु देखो ना, ये लोग मुझे क्लास में नहीं जाने दे रहे हैं। प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम बताओ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। तनु उसकी बातें सुनकर चिढ़ गई और बाकी सबके सब टिया की बात सुनकर तनु को देखकर हंसने लगे। एक लड़की बोली, तनु, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी इतनी बदसूरत बहन जी टाइप की बहन भी है। तनु ने अपने कंधे को उचकते हुए कहा, ये मेरी बहन नहीं है। पता नहीं ये ऐसा क्यों बोल रही है। उसने टिया को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए देखने लगी, मानो वो अपनी आंखों से कहना चाहती हो, क्यों क्यों तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा रही हो? मैंने घर पर ही तुमसे कह दिया था कि कॉलेज में हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और ना ही वहां पर एक दूसरे को जानते हैं। फिर क्यों तुम सबके सामने मुझे अपनी बहन कह रही हो? तनु ने उस गैंग की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरे साथ भी रैगिंग की गई थी, तो मैं तुम सबको इसकी रैगिंग लेने से नहीं रोकूंगी। सबकी रैगिंग होनी चाहिए। तुम्हें जो मर्जी हो इसके साथ तुम कर सकते हो। तनु की बात सुनकर टिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एक लड़का जो अब तक एक लड़की से चिपका हुआ था, वो आगे आता है और कहता है, चलो और अब मुझे किस करके दिखाओ। टिया उसकी बातें सुनकर घबरा जाती है
اور اس نے اس کی ساتھ والی لڑکی سے کہا، دیکھیے یہ مجھے کس کرنے کے لیے بول رہے ہیں، آپ انہیں سمجھائیے نا پلیز۔ اس لڑکی نے اپنے پرس سے لپسٹک نکال کر اپنے پرس کے مرر سے دیکھ کر ہونٹوں پر لگاتے ہوئے کہا، بولتا ہے تو کر دو نا، ویسے بھی اسے جو چاہیے ہوتا ہے یہ لے کر ہی مانتا ہے۔ لڑکی ایک دم ٹپوری ٹائپ کی لگ رہی تھی، سبھی لوگ اس کی باتیں سن کر ہنسنے لگتے ہیں۔ تبھی ٹیا نے اپنے بھرے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، پلیز مجھے کلاس میں جانے دیجیے۔ تبھی ایک لڑکی آگے آتی ہے اور کہتی ہے، چلو ٹھیک ہے، اسے کس نہیں کرنا ہے تو مت کرو، ایک اور آپشن ہے تمہارے پاس۔ اس نے ٹیا کے ہاتھ پکڑ کر اسے کالج کی گیٹ کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، تو اب ہم جیسا کہیں گے تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا، ورنہ آج کی کلاس تو تم بھول ہی جاؤ، اور یہ میں سوچنا کہ یہاں کے پرنسپل تمہارا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہاں کوئی ہمارے خلاف نہیں جاتا۔ اور اب ہماری بات چپ چاپ سنو۔ ٹیا اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ محض 18 سال کی تھی، فرسٹ ٹائم اتنے بڑے کالج میں آئی تھی، اسے زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس لڑکی نے کہا، اس گیٹ سے پہلے جو انسان اندر آئے گا تمہیں اسے کس کرنا ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور اگر تم نے اسے کس کر دیا تو دوبارہ ہم تمہیں کبھی پریشان نہیں کریں گے اور نہ ہی تمہاری ریگنگ ہوگی۔ وہاں لگ بھگ آدھا کالج موجود تھا اور سب ٹیا کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ٹیا کو بھی کافی امبیرسنگ لگ رہا تھا، اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ تبھی ایک لڑکے نے کہا، دیکھو تمہیں اتنی اچھی پنشمنٹ ملی ہے، کیا بتا کہ تمہیں کسی اچھے ہینڈسم سے لڑکے کو کیس کرنے کو بھی مل جائے۔ ویسے بھی تم جیسی بدصورت لڑکی کا کوئی بوائے فرینڈ تو ہوگا نہیں، تو اسی سے اپنا کام چلا لو۔ اب شروع ہو جاؤ کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے۔ یہ کہہ کر سبھی وہاں سے دوسری طرف جا کر چھپ گئے۔ ٹیا غصے اور شرم کے ساتھ گیٹ پر کھڑی تھی۔ اس نے من ہی من سوچا، ماما اور مامی نے کتنی مشکل سے مجھے کالج بھیجا ہے، اور کسی وجہ سے اگر میں کالج سے باہر نکل گئی تو زندگی بھر گھر میں ہی رہنا پڑے گا۔ اس سے اچھا ہے یہ لوگ جو بھی بول رہے ہیں کر دیتی ہوں، ورنہ مجھے چین سے جینے نہیں دیں گے۔ میں پڑھ لکھ کر خود کے پیروں پر کبھی کھڑی بھی نہیں ہو پاؤں گی، زندگی بھر ماما مامی کی غلامی کرتی رہوں گی۔ ان سبھی سوچوں کے ساتھ اس نے اپنی دونوں ہاتھوں کو اپنی شلوار سوٹ پر کس دیتی ہے اور سامنے کی گیٹ کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ کافی دیر بیت گیا لیکن سامنے سے کوئی نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر ٹیا بہت ہی خوش ہو گئی، شاید اب کوئی نہیں آئے گا تو میری سزا ختم ہو گئی، وہ یہ سوچتے ہوئے خوش ہو گئی۔ لیکن اس کے سوچ کے الٹ ایک اسپورٹس کار رکنے کی آواز اسے سنائی دی۔ اس کا شریر گھبراہٹ سے کانپنے لگا۔ اس نے دھیرے سے گیٹ کی طرف نظر کیا تو وہاں پر ایک لگژریس کار رکی تھی، اور کار سے ایک لمبی چوڑی پرسنالٹی کا لڑکا چل کر اندر کی طرف آ رہا تھا، جو دیکھنے میں کافی زیادہ ہینڈسم تھا۔ ٹیا ایک ٹک سے اس انسان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس انسان کی بھوری آنکھیں زیادہ اٹریکٹیو تھی۔ تبھی اس کی کانوں میں پیچھے سے آواز آئی، ارے یار یہ تو ویوان کھرانا ہے، ہمارے اپوزٹ ٹیم کا لیڈر۔ اگر اسے پتا چلا کہ اس لڑکی کو ہم نے ہی اس کے پاس بھیجا ہے تو وہ ہماری بینڈ بجا دے گا۔ میرے خیال سے یہ پنشمنٹ یہی بریک کر دیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، ارے تم سب ڈر کیوں رہے ہو، ریگنگ کرنا تو ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب دیکھنا جیسے ہی یہ لڑکی اسے کیس کرے گی کیسے وہ زوردار تھپڑ کے ساتھ اسے واپس بھیجتا ہے، پھر آئے گا اصلی مزہ۔ یہ سن کر ٹیا اپنی ہوش میں آئی، اس کا شریر ڈر سے کانپ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑی کے ساتھ اس انسان کو دیکھ رہی تھی جو اندر کی طرف آ رہا تھا۔ ٹیا کو ہمت تو نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھے، لیکن پیچھے سے ایک لڑکی نے کہا، اب کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جا کر کس کرو، تمہارے پاس یہ آخری موقع ہے۔ اس آواز کو سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی
टिया धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ी। वो एकदम से उस लड़के के आगे चलकर खड़ी हो जाती है। उस इंसान के कदम रुक गए। वो अपनी आंखों से ब्लैक गॉगल्स को हटाते हुए एक नजर टिया को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। टिया के होठ कांप रहे थे। वो उस लड़के से नजर नहीं मिला पा रही थी। वह लड़का टिया को देखकर अपनी सर्द आवाज में बोलता है, व्हाट हैपन? मेरे सामने क्यों खड़ी हो? उसकी तेज आवाज सुनकर टिया के हाथ पैर कांपने लगे। उ- उसने अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन उसके जहन में रैगिंग का डर आया। वो अपना चेहरा धीरे से ऊपर उठाई और हिम्मत करके बिना कुछ सोचे समझे अपने पंजों के बल पर खड़ी हो गई और उसने उस लड़की के पतले से होठों पर अपने नाजुक होठ रख दिए। उस लड़के के भौहें तन गई। वो घुरकर टिया को देखने लगा, लेकिन उसने नोटिस किया कि टिया के पैर कांप रहे थे। फिर अचानक से उस लड़के के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसे समझने में वक्त नहीं लगा कि क्यों टिया ने उसे किस किया। दूसरे ही पल टिया उस लड़के से दूर हुई, लेकिन अचानक से उस लड़के ने टिया की कमर से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और टिया के होठों पर अपने होठ रख दिया। टिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। साथ ही साथ वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। उन्हें लगा कि अभी वो खड्डूस लड़का टिया को थप्पड़ मारेगा, लेकिन यहाँ उलट हो रहा था। तनु भी ये सब कुछ देख रही थी और उसके चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगा था। टिया खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगी। उस लड़की को खुद से दूर धक्का देने लगी, पर वो लड़का उसे दूर होने की बजाय उसे और भी गहराई से किस करने लगा। जब टिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर किया, लेकिन उस लड़के ने उसके कान में धीरे से कहा, तुमने बीबान खुराना को किस करने की हिम्मत दिखाई है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वो लड़का वहां से चला गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि खुराना खानदान का इकलौता वारिस था। उसने टिया को एक झटके में छोड़ दिया तो टिया लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। दीवान ने वापस मुड़कर टिया को नहीं देखा। वो अपने तेज कदमों के साथ कॉलेज की तरफ बढ़ गया। टिया को अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हकलाते हुए खुद से कहा, ये मैंने क्या कर दिया? ओ गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसकी आंखें नम हो गई। वो पीछे मुड़कर दीवान को देखने लगी, जो अब तक वहां से जा चुका था। टिया अपने अतीत से बाहर आई और नेहा को देखते हुए बोली, शायद क्या वो बीवान हो सकता है? उसने मुझसे कहा था कि तुमने बीवान खुराना को किस करने की हिम्मत दिखाई है तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर वो पूरे कॉलेज टाइम मुझे जहां भी देखता सबके सामने परेशान करता, चिढ़ाता, तेज करता। मुझे कॉलेज में सबसे ज्यादा उसी से डर लगता था। मैं हमेशा उससे भागती थी। ये तो तुम भी जानती हो। नेहा ने टिया के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है टिया। कॉलेज में ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। मैं जानती हूँ विवान तुझे हमेशा कॉलेज में परेशान किया करता था, सबके सामने तेरी मजाक उड़ाया करता था, लेकिन हम ऐसे ही किसी का नाम नहीं ले सकते। विवान कोई आम इंसान नहीं है। खुराना खानदान का इकलौता वारिस है। उसके पापा धनंजय खुराना इस शहर के नामी हस्तियों में से एक है। टिया चुप हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बार बार विवान का ही नाम आ रहा था। अब आगे देखिए, कौन है टिया के बच्चे का बाप? क्या सच में विवान ही है जो धोखे से टिया के साथ ऐसा किया था, या फिर वो कोई और है? क्या अलग अलग पर्सनालिटी रखने वाले विवान और टिया के बीच प्यार मुमकिन है? आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए फील माई लव कहानी पर।